दोस्तों मैं ग्लोबल ओवरव्यू की बात करूँ आखिर हीट वेव्स की, आखिर कब कब जो हाईएस्ट टेम्परेचर को देखा गया था दोस्तों, और आखिर उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे थे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं अर्ली 20वीं सेंचुरी की, यानी कि 1936 की। दोस्तों 1936 में जो नॉर्थ अमेरिका था वहाँ पे करीब मतलब हज़ारों लोगों की मौत हुई थी हीट वेव्स के कारण, और उस समय का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर दोस्तों हुआ करता था वहाँ पे। और दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हीट वेव्स की हिस्ट्री कितनी पुरानी रही है। दोस्तों मैं बात करता हूँ लेट 20वीं सेंचुरी की, तो दोस्तों 1976 अब यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला था। दोस्तों इस टेम्परेचर वहाँ पे करीब 16 दिन तक रहा था, और 16 डे टेम्परेचर जो था वो करीब 32 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया था। दोस्तों ये उस समय का हाईएस्ट टेम्परेचर था जो यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला था। दोस्तों इससे फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज बेसिकली कॉमनली देखने को मिला था। उसके बाद आता है बात 1980 की। साल 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि यूएसए में हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला था, जिसमें करीब 1700 लोगों की डेथ भी हुई थी। और दोस्तों ये उस समय का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था, अगर आप यूनाइटेड किंगडम से कंपेयर करते हैं उससे भी हाईएस्ट टेम्परेचर था दोस्तों। और ये यूनाइटेड स्टेट्स में करीब टेक्सास जिस नाम के इलाके में बेसिकली देखने को मिला था। दोस्तों हम बात करते हैं अब 21वीं सेंचुरी की। सबसे पहले हम बात करते हैं 2003 की, जब यूरोपियन हीट वेव्स जो है वो जनरेट हुआ था। दोस्तों 2003 में करीब 70,000 लोगों की डेथ हुई थी हीट वेव्स के कारण, और ये वेस्टर्न यूरोप में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। दोस्तों ये हीट वेव्स वेस्टर्न यूरोप में से फ्रांस जैसी कंट्रीज है उसमें हार्डली इंपैक्ट करता है, वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग जो है इसके कारण मरते हैं। दोस्तों मैं बात करता हूँ 2010 की रशियन हीट वेव्स की। दोस्तों रशियन हीट वेव्स में बात करूँ तो रशिया जैसी कंट्री में यहाँ पे करीब 56,000 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं दोस्तों। और ये जो हीट वेव्स है वो 2010 और मैं 21st सेंचुरी के हाईएस्ट हीट वेव्स में उसको हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था दोस्तों। और इससे क्या हुआ, जो रशिया के जंगल से वहाँ पे वाइल्ड फायर देखने को मिली, और वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी देखने को मिला था रशिया के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ का जो रशिया जो है बिल्कुल दूषित हो गया था इसके कारण। मैं बात करूँ अब 2015 की इंडियन हीट वेव्स की। इंडियन हीट वेव्स में बेसिकली क्या हुआ, जो आंध्र प्रदेश जो इलाका है उस पर जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर 50 और 51 डिग्री सेल्सियस चला गया था, जिसके कारण करीब 2500 से भी ज़्यादा लोग की डेथ हुई थी डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक के कारण। दोस्तों मैं बात करता हूँ 2019 और 2020 के ऑस्ट्रेलिया बस फायर की। बेसिकली ये उस समय का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था जो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली देखने को मिला था, इसके कारण जो जंगल थे ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे आग भी लग गई थी, और बहुत सारे जो जानवर थे उनके इकोसिस्टम पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था दोस्तों। और ये जो ऑस्ट्रेलियन बस फायर जो हीट वेव्स है उसको हम ब्लैक समर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, जो हमारी हीट वेव्स है वो बिल्कुल हाई टेम्परेचर और ड्राउट सिचुएशन के साथ हुआ था। मैं बात करूँ तो यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में 2003, 2010 और 2019 में हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा हमने डेटा को एनालाइज किया और पता चला कि एक्सट्रीम हीट वेव्स की क्या हिस्ट्री रही थी, आखिर क्या ओवरव्यू रहा था ग्लोबल लेवल पे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे हम जो हीट वेव्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर से कैसे बच सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। और हमें पता है जो ग्रीन हाउस गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन, अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में फैलता है तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इसी के कारण होता है। तो बेसिकली हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे इमल्शन करने के लिए गैसेस जो हैं ऐसी, उनको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट से, तभी जाकर हम हीट वेव्स को रोक सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप आप ले सकते हैं दोस्तों। इसका हमारा सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है हमारा प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। जितनी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको प्रमोट करना। जो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, उसकी जगह हम क्यों ना नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे हम रिन्यूट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, तो उसका हम क्यों ना इस्तेमाल करें। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम फॉसिल फ्यूल की जगह। थर्मल से जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं बेसिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। दोस्तों तीसरा पॉइंट है अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन। बेसिकली अर्बन प्लानिंग और डिज़ाइन में हम कैसे ग्रीन स्पेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के लिए हमें मोर ट्री को प्लांट करना पड़ेगा, एक तरीके का फॉरेस्टेशन भी आपसे कह सकते हैं बेसिकली। और हमें जो रूफ का कूलिंग मटेरियल होता है उसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके, जो अर्बन एरिया के जितने भी रूफ्स, जितने भी छतें हैं घर के, वो सब ठंडे रह सकें। और इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में भी डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगी टेम्परेचर का। इंप्रूव बिल्डिंग डिज़ाइन, हम अपने बिल्डिंग डिज़ाइन को इंप्रूव करके क्या कर सकते हैं, हीट वेव्स को कम कर सकते हैं। वो कैसे होगा दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, अपनी बिल्डिंग को क्या करना है, नेचुरली वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, जिससे हमें जो एयर एसीज होते हैं, जितने भी कूलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करना पड़े। इससे क्या होगा, हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो रेट जो है उसका लो हो जाएगा बेसिकली, और उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है वो भी कम हो जाएगा बेसिकली। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है हमारा हीट वेव अर्ली वार्निंग सिस्टम। बेसिकली एक सिस्टम बनाना होता है इसके अंदर, और जिससे क्या हो सके, अगर बाई चांस अगली साल जो हीट वेव्स ऐसे आए तो इससे क्या हो सके, जितने भी लोग हैं उनको हम बचा सके। हमें पहले से मेजर्स पता हो कि कैसे हम इतने हीट वेव्स से सर्वाइव कर सकते हैं बेसिकली। तो उस कंडीशन के हिसाब से हम अपना एक एनवायरनमेंट कह सकते हैं, एक सोशियो इम्पैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम हॉस्पिटल में सुविधाएं ला सकें। आखिर कोई पेशेंट आता है जो हीट वेव से हीट वेव्स की प्रॉब्लम में होता है, तो बेसिकली उसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी हो सके, और बचने के बहुत सारे मतलब
कुछ ला सके, जैसे पानी को कैसे कंजर्व कर सके। तो बेसिकली डिफरेंट मेथड वो ला सके हमें प्रिवेंट करने के लिए। दोस्तों हमारा छठा जो पॉइंट आता है, यानी कि छठा जो हम स्टेप्स ले सकते हैं बेसिकली वो ले सकते हैं पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन को प्रोवाइड बना के, यानी कि लॉन्च करके। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, पहले लोगों को क्या करो, एजुकेट करो, हीट वेव्स के बारे में बताओ कि आखिर कैसे हीट वेव्स जो इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हमें जगह जगह पे कूलिंग सेंटर बनवाने पड़ेंगे। अगर कोई बाई चांस हीट वेव से उसको कुछ हेल्थ इंपैक्ट देखने को मिलता है, हेल्थ इशूज़ देखने को मिलता है, तो बेसिकली वो कूलिंग सेंटर आराम से चले जाए और वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा ले बेसिकली। और इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो जागरूक होंगे और बेसिकली हीट वेव्स जो है उनसे मतलब कम हेल्थ इंपैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। दोस्तों हमारा 7 जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन मेजर। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें कुछ प्लान्स को अपनाना पड़ेगा हमें और हमारे गवर्नमेंट को, और एक ऐसा स्टेप है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने रिसोर्सेज को कम नहीं किया बेसिकली तो बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। और इससे क्या होगा, जो लोग होंगे अभी जैसे कि दिल्ली में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, मतलब भीड़ लगा रहा है, कम मचा रहे हैं। और जो हम अगर दिल्ली में जाएँ तो दिल्ली में 2000 रुपये लगाए थे गवर्नमेंट ने, अगर कोई पानी वेस्ट करता है वो पकड़ाता है तो बेसिकली इससे अब क्या कर सकते हैं, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जाके कितना बड़ा वाटर स्कैरिटी देखने को मिल सकती है हमारे भारत में। हाँ, मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी अगर बात करते हैं तो स्कैरिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि ड्राउट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली हमारा 8वां पॉइंट आता है एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ऐसे प्लान्स बनाना जिससे हमारा कोई इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रिपोर्ट में छापती है कि अगर ऐसे हीट वेव्स रहा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमारे इकोनॉमिक पे, और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप पहले इस रिपोर्ट को पढ़ें। तो दोस्तों हमारे एडेप्टेशन में बेसिकली कुछ नहीं करना, वाटर को कंजर्व करने के प्लान्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसको हमें अडेप्ट करना पड़ेगा दोस्तों, और ट्रांसपोर्टेशन को बेटर करना पड़ेगा दोस्तों। और इससे अपने आप जो है हमें हीट वेव से लड़ने के लिए मतलब पूरी तरीके से हम बेटर हो जाएंगे। दोस्तों मैं बात करूँ आखिर कैसे जो है हीट वेव इतना बढ़ रहा है, आखिर इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे दोस्तों बड़ा फैक्टर आता है हमारा क्लाइमेट चेंज। हमारी टीम ने रिसर्च करा और पता लगाया तो इसके पीछे करीब 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा क्लाइमेट चेंज। बेसिकली क्लाइमेट चेंज होने का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और आप सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न रहा है आज तक ग्लोबल लेवल में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली कुछ नहीं है, जब जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन जैसे काम करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल में दोस्तों जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जब इनको बर्न करते हैं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया और नाइट्रोजोनियस ऑक्साइड, ऐसी गैसेस जो होती है वो क्या करती है, इससे फॉर्म होती है। और बेसिकली ये जो गैसेस है वो जाके एटमॉस्फेयर में क्या करती है, फैल जाती है, और एटमॉस्फेयर में क्या करती है, हीट वेव्स हमें पता है रिफ्लेक्ट होता है हमारे ओजोन लेयर से, लेकिन ये क्या करती है, हीट वेव्स को ट्रैप कर लेती है। और ये हीट वेव्स को जब ट्रैप करती है तो बेसिकली क्या होता है, हमारा यहाँ पे हीट प्रोवाइड होता है। और दोस्तों अगर ऐसा ही रहा तो कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया गया था कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे करके फट रही है, और ओजोन लेयर का बहुत बड़ा जो है मेजर रोल रहा है जो हमारे अर्थ पे हीट वेव्स को कम करने का। जो हमारी रेडिएशन जो हमारे सन से आती है, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन, उसको कम करके रखती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में आज से करीब 2-3 साल पहले जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें बताया गया था कि जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे फट रही है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो हीट वेव्स है उसको ट्रैप कर लेता है, और हमें पता है इस हीट वेव्स के ट्रैप होने के बाद क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों वो हुआ जब हमारा जो हीट वेव ट्रैप हो रहा है, रिफ्लेक्ट करके नहीं जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। दोस्तों अगर ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमेना होते रहे ना बेसिकली, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ग्लेशियर हो वो मेल्ट हो जाएगा, जितने भी आइस केप्स हैं सब मेल्ट हो जाएंगे बेसिकली, और इससे हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जो बारिश इस महीने में हुआ करती थी अब वो चेंज होगी, कुछ और महीने में होंगी, मतलब डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा बेसिकली। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, हमारा जो बायोडिवर्सिटी है उस पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। अब हम समझते हैं इसके सेकंड फैक्टर की। जो सेकंड फैक्टर है हमारा वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन। बेसिकली हम लगातार ह्यूमन अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, और वो भी हाई अमाउंट में काट रहे हैं, लेकिन पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं, उसको और काट रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए काट रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट है उसे काटा गया, हसदेव का जंगल, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माइनिंग वर्क को जारी रखने के लिए जब बुरी तरीके से काटा जाता है दोस्तों पेड़ों को, और इसको काटने से क्या होता है, हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, हमारे हीट वेव से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। और ये हमारा सेकंड फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर कह सकते हैं दोस्तों। हमारा सबसे तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो हमारा अर्बनाइजेशन। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, जब हम हाई अमाउंट ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली एस्फल्ट का इस्तेमाल करते हैं जो सीमेंट बनाने में मतलब उपयोग होता है, और हम जब छत का ढलाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और हमें पता है ये जितनी भी चीज़ें वो क्या करती है, एक एंडोथर्मिक होती है, यानी कि इन्हें हीट वेव्स को एब्जॉर्ब करना होता है।
और बेसिकली ये क्या करती है, हीट वेव को एब्जॉर्ब करती है, और हीट वेव को एब्जॉर्ब भी करती है, उसके साथ ही साथ क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन हो गया उन सबको कम करने का भी काम करती है, और ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है। तो बेसिकली इससे भी क्या हो रहा है, हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो रूरल एरिया है वहाँ पे कम गर्मी होती है अगर आप कंपेयर करते हैं सिटीज़ को, तो अर्बन एरिया को। तो बेसिकली ये भी एक तरीके का हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया, बड़ा मतलब बड़ा फैक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन फैक्टर है जिससे क्या हो रहा है, हमारा हीट वेव इंक्रीज़ हो रहा है। दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है हमारा मेट्रोलॉजिकल पैटर्न। बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, जो हमारा वाइंड पैटर्न है वो धीरे धीरे करके बदल रहा है दोस्तों, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिले देखने को मिलती है मानसून में। जो मानसून इस महीने होने की होती है वो अगले महीने हो जाती है बेसिकली। तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है हमारा हीट वेव्स पे। हीट वेव्स को बढ़ाने में बहुत बड़ा इससे इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। हीट वेव्स इसके कारण बढ़ रहा है दोस्तों। और कभी कभार तो हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर सिस्टम के कारण बेसिकली जो हमारा स्काई है वो क्लियर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन है वो हाई अमाउंट में आता है, और ये हीट वेव्स को बढ़ाने का सबसे बड़ा मेजर फैक्टर रहा है दोस्तों हम इसका जो हमारा पांचवा फैक्टर है बेसिकली वो है हमारा यहाँ पे ज्योग्राफिकल फैक्टर बेसिकली हमें पता है जो इंडिया एक हाई लैंड मास वाला कंट्री है, और बेसिकली ये इक्वेटर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है वहाँ पे थार डिजर्ट मौजूद है दोस्तों, और इसी के कारण जो है यहाँ पे हीट वेव्स जो है हाई अमाउंट में फ्लो करती है, और हीट वेव्स यहाँ पे हाई अमाउंट में दोस्तों है, और इससे क्या हो रहा है, हमारे जो नेशन है, हमारी कंट्री पे हाई अमाउंट ऑफ हीट वेव्स का इंपैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा पांचवा फैक्टर है और बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि इंडिया में पता है बहुत ही बढ़िया इलाका है जहाँ पे कम से कम 6 जियोग्राफिकल फैक्टर बेसिकली मतलब 6 फिजिकल फीचर देखने को मिलती है। छठा पॉइंट है वो है हमारा अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट के लिए हमें विजुअल से समझना पड़ेगा, तो आप पहले विजुअल से समझने की कोशिश करिए आखिर अल नीनो इफेक्ट होता क्या है। चलिए बात करते हैं मौसम की। कभी कभी आपको अजीब मौसम दिखता होगा ना, तो हो सकता है कि ये एल नीनो की वजह से हो। हर कुछ सालों में पैसिफिक ओशन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, इसको एल नीनो कहते हैं। जब ऐसा होता है तो पूरी दुनिया का मौसम बदल सकता है। आमतौर पर हवाएं पैसिफिक ओशन में पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं। मछलियों के लिए कम खाना, जिससे उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। तो अगली बार जब आप अजीब मौसम के बारे में सुने, तो शायद आप एल नीनो की ताकत देख रहे होंगे।